एलिस इन बॉर्डरलैंड्स सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जब लास्ट सीजन को छोड़ा गया था। आरिसु और उसागी ने बॉर्डरलैंड को जीत लिया तो उनसे पूछा जाता है क्या आप यहाँ की स्थायी नागरिकता को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उसागी मना कर देती है, जिसके कारण से आरिसु भी मना कर देते हैं। लेकिन वहीं बांदा और याबा वो कहते हैं कि इतनी बेहतरीन जगह को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, इसके अंदर डेफिनेटली अभी भी ऐसा कुछ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है। तो वो दोनों ही बॉर्डरलैंड को चुन लेते हैं। आरिसु को एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है उनकी इंटेरोगेशन चल रही थी। नहीं, ये कोई पुलिस वाली इंटेरोगेशन नहीं, जबकि ये सभी उन लोगों से बातचीत करी जा रही थी जो उस वक्त शिबुया क्रॉसओवर के पास में थे, यानी जो उस मीटियोर का शिकार बने थे। आरिसु बताते हैं कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैंने बस आसमान में आतिशबाजी देखी, मैं और मेरे दोस्त एक बाथरूम में जाकर छुप गए थे, मगर बाहर आए तो मानो सब लोग गायब हो चुके थे। वहीं उनसे पूछते हैं कि आपको दिल का दौरा पड़ा था ना, तो हाँ, एक्चुअली आरिसु को रियल लाइफ में दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन इससे ज्यादा इसके बारे में उनको कुछ याद नहीं। और तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर आ जाते हैं और सीधा आरिसु से पूछते हैं जिस दौरान तुम बेहोश थे क्या तुमने कोई सपना देखा था। अब ये सुन के आरिसु कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपना, वो कहते हैं हाँ, जिसमें तुमने गेम्स खेले हो। गेम्स? कैसे गेम्स? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वेल, इस पॉइंट पे नेटफ्लिक्स ने मेरी थ्योरीज को दोबारा सही साबित कर दिया। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि ये आफ्टर लाइफ रिसर्चर हमारे रियुजी ही होंगे जो इस वक्त इंटेरोगेशन ले रहे होंगे। लेकिन इन सपनों के बारे में आरिसु को कुछ भी याद नहीं था। वो बार बार उनको इंसिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को बस एक सफर याद है। कैसा सफर? एक ऐसा सफर जिसमें वो किसी दूसरे देश में गए थे, लेकिन इस चीज का कोई भी लेना देना नहीं था बॉर्डरलैंड से। सो रियुजी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। वही दूसरी शख्सियत कहती है कि मात्सुयामा थोड़ा आराम से काम करो, लेकिन रियुजी मात्सुयामा जो है वो कहते हैं कि जितने भी लोगों से मैंने बात करी उनमें से कई लोगों ने गेम्स का जिक्र किया है, लेकिन कोई और उनकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहे थे कि शायद तुम ही इनके दिमाग में गेम्स की बातें डाल रहे हो। इवन वो कहते हैं कि इसने भी आतिशबाजी का जिक्र किया और दूसरे लोगों ने भी आतिशबाजी का जिक्र किया था, लेकिन वो तब भी कहते हैं कि वो हो सकता है मीटियोरॉइड गिरा उसके कारण हो। लेकिन इस वक्त रियुजी को ये तो कंफर्म हो गया कि इन लोगों में कुछ तो कॉमन है। वो अपनी बुक्स उठा के वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी शख्सियत रियुजी के बारे में कहती है कि ये इंसान काफी समझदार तो है, मगर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली आफ्टर लाइफ के बारे में रिसर्च, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां इंसान मौत और जिंदगी के बीच में जब जूझता है तो वहां चला जाता है। वहीं स्क्रीन पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा रो रही है, परेशान है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती प्लीज। वहीं रियुजी आरिसु से कॉरिडोर में टकरा जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं सारी इंटेरोगेशन के बारे में। वो आरिसु को ऐसा कुछ बोलते हैं जो सुन के आरिसु परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे सब बता सकते हो, सब, यानी कि कुछ ऐसी बातें भी जो आम लोग विश्वास भी नहीं करना चाहेंगे। वेल, ये सुन के आरिसु थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आरिसु को कोई आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में कि ये जानना भी क्या चाहते हैं। वही हमें उसागी को दिखाया जाता है जो आरिसु का वेट कर रही थी। आरिसु उनसे जाके पूछते हैं कि उसागी तुम ठीक तो हो ना, और रियुजी भी वहीं पे थे, तो वो रियुजी को बताते हैं कि इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ। ये सुन के मैं भौचक्का रह गया 2 सेकंड के लिए। ए यो, इतना सब कुछ स्किप कर दिया, हमें कुछ नहीं दिखाने वाले, यानी ये रियल वर्ल्ड में कैसे मिले, प्यार में कैसे ढले, शादी कैसे हुई, सब काट दिया गया। लेकिन वही रियुजी को कुछ तो ग्लिम्स दिखता है उनकी आंखों के सामने में जो काफी अजीब था, लेकिन इसके बारे में हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। वही रियुजी उसागी से भी यही पूछते हैं कि तुम भी उसी हादसे का शिकार हुई थी ना, तो अगली बार अगर यहाँ पे आओ तो प्लीज मेरे को अपना टाइम जरूर देना। वही अब आरिसु और उसागी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आरिसु कहते हैं कि काश हमारी यूनिवर्सिटी भी इतनी अच्छी और बड़ी होती। वही उसागी कहती है कि अब ऐसे सपनों को भुलाया नहीं जा सकता, दिमाग से निकालना इन सबको बहुत मुश्किल है। वही बातचीत चल रही है, क्या तुम अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार हो? तो इस वक्त आरिसु जो है जॉब करते हैं और ये देख के उसागी भी खुश हो जाती है कि अब तुम एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आरिसु पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको वही कैंपस के अंदर रियुजी दिखते हैं जो कि उनको एक टक देखे ही जा रहे थे और उनके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वही रियुजी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। वहां वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे 10 लोगों ने उनको सेम बात कही कि वो अपनी जिंदगी में मरते मरते बचे हैं। एक खाली शहर, गेम्स, आतिशबाजी, इन सब चीजों का जिक्र उन लोगों ने अपनी बात में रखा था। तभी उनको एक रैंडम मेल आता है। उस मेल में लिखा हुआ था कि मुझे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। वेल, ये पढ़ते ही रियुजी अपनी व्हील चेयर पर निकल जाते हैं। सुनसान गलियों से बीच होते हुए वो एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचते हैं। वहीं शिबुया क्रॉसओवर का हमें सीन दिखाया जाता है। उस जगह को काफी हद तक ठीक कर दिया जा रहा है और आसपास की बिल्डिंग वापस बनने लग रही है। उस होटल के अंदर रियुजी अकेले बैठे हुए थे, तभी एक लड़की उनके पास में आती है और पूछती है क्या तुम ही हो? वेल, वो लड़की उनसे पूछती है तो क्या तुम भी उस सेमिनार में जाना चाहते हो? तो रियुजी उनको कहते हैं कि हाँ, मैं उस सेमिनार में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो अगर तुम वहां पर मेरी सिफारिश कर दो तो मैं वहां आसानी से पहुंच जाऊंगा। वो लड़की कहती है क्या तुमने गेम्स खेले? रियुजी ये सुन के एकदम से हैरान हो जाते हैं। गेम्स? वो कहती है हाँ गेम्स। वो गेम्स मजेदार भी थे
और पवित्र भी थे। वेल उनकी बातों से वो लड़की टोटली साइको लग रही थी, लेकिन वो एक काम की बात जरूर बता देती हैं। वो रियूजी को बताती हैं कि अगर उस जगह तक पहुंचना है तो 1 हफ्ते के बाद आपको एक मेल आएगा, उसी मेल के अंदर उस जगह का एड्रेस लिखा होगा। वेल ऐसा करके समय बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब रियूजी एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी उनके कंप्यूटर पर एक मेल पॉपअप होती है। उस मेल के अंदर वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था। तो रियूजी सुनसान गलियों से होते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वो बिल्डिंग सारी बिल्डिंगों में काफी अजीब और एक अलग सा ओरा लिए हुई थी, जहाँ हर जगह आसपास रोशनी थी, बस वही बिल्डिंग की लाइटें बंद पड़ी थी। उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही रियूजी जाते हैं, लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने एरो बना हुआ था। वो एरो लीड कर रहा था एक दूसरे एरो की तरफ, और वो एरोस लीड कर रहे थे एक रास्ते की तरफ। उन एरोस को फॉलो करते हुए रियूजी जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर वो अकेले नहीं थे, वो मिलते हैं एक ग्रुप से। ये वही सीन है जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। एक क्षण के लिए देख के लगता है कि रियूजी किसी बैड ग्रुप से मिलने वाले हैं और ये काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन तभी वहाँ एक अंधेरे में से शख्सियत निकल के आती है। वो कहती है आप सभी का स्वागत है। यानी वो भी हर कोई आम शख्सियत थी रियूजी की तरह। वो अनजान शख्सियत उन्हें कहती है कि प्लीज आप सभी यहाँ पर आकर इन कुर्सियों पर बैठ जाइए। सभी वहाँ कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मगर रियूजी इन कुर्सी के पास में अपनी व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। लेकिन वो शख्सियत कहती है कि हर किसी का कुर्सी पर बैठना जरूरी है। तो रियूजी की हेल्प करने के लिए इवन एक लेडी उनके पास जाती है, लेकिन तभी उनको रोक लिया जाता है। वो कहते हैं कि एक बार चेयर सिलेक्ट कर ली तो आप यहाँ से उठ नहीं सकते। तब रियूजी बेचारे कोशिश कर अपनी व्हील चेयर से उठकर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी वो शख्सियत कहती है कि अब हम गेम को शुरू करते हैं। लेकिन ये बात सुनते ही एक लेडी कहने लगती है कि गेम, मैं तो यहाँ मौत को करीब से महसूस करने आई थी। लेकिन वो कहते हैं कि इस सफर में भाग लेने के लिए ये गेम जीतना ही एकमात्र शर्त है। अब ये बात किसी को भी समझ नहीं आई, क्योंकि सफर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। इवन रियूजी भी पूछते हैं कैसा सफर, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जाता। अगर कुछ दिया जाता है तो वो थे कार्ड्स। वो कहते हैं कि चलिए गेम को शुरू करते हैं, और इस गेम का नाम है दी ओल्ड मेड। टेबल पे रखे सभी कार्ड्स को सभी प्लेयर उठा लेंगे, और अगर उन कार्ड्स के अंदर कोई भी सेम पेयर का कार्ड है तो उसको आप प्लीज टेबल पे फेंक दीजिए। एक लेडी के पास पेयर था तो वो टेबल पे फेंक देती हैं। वो कहते हैं कि इस गेम के एंड में जिसके पास जोकर होगा वही ओल्ड मेड कहलाएगा और वही इस गेम का विनर होगा। तो गेम की शुरुआत हो जाती है और हर प्लेयर को दूसरे प्लेयर के पास से एक कार्ड लेना था। साइड वाला प्लेयर पहले शख्सियत से जोकर का कार्ड निकाल लेते हैं, और तभी वो कहते हैं कि याद रहे अगर आपसे जोकर का कार्ड लिया गया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बात उस प्लेयर को समझ नहीं आई। वो पूछते हैं क्या, लेकिन उनके क्या से पहले ही उनको सीधा झटका पड़ता है। उनकी आंख लाल हो जाती है और वो वहीं पर जान से मारे जाते हैं। वेल यहाँ पे स्क्विड गेम वाइब प्रॉपर दे दी गई है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि एलिमिनेट का क्या मतलब होने वाला है। इसी को देख के प्लेयर शॉक हो जाती है और एक प्लेयर अपनी चेयर से उठ जाती है और उनको भी बहुत जोर से करंट का झटका लगता है और वहाँ जान से मारी जाती है। वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि आप अपनी चेयर्स को नहीं छोड़ सकते। ये देखकर सभी प्लेयर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता उनकी आंखों पर। मगर रियूजी देखते हैं कि ये झटका लग भी कैसे रहा है। तो एक्चुअली वो सभी चेयर्स टेबल के नीचे रखे किसी बड़े टाइप की मशीन से तो कनेक्टेड थे, जो कि उन सबको इतनी जोर से करंट का झटका दे रही थी। गेम चलता रहता है, एक एक करके पत्ते एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक जाते रहते हैं। टेबल के ऊपर पत्ते बिखरते रहते हैं। दूसरा राउंड शुरू होता रहता है, क्योंकि इस गेम का कोई एक ही विनर होने वाला था। एक क्षण ऐसा आ जाता है जब टेबल के ऊपर रियूजी और उनके सामने एक अपोनेंट बैठे हुए थे। ये सीन हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था। अब रियूजी के पास में था एक नॉर्मल कार्ड और एक जोकर कार्ड। सामने वाले प्लेयर को उनसे कार्ड निकालना था, लेकिन तभी वहां पर रियूजी बहुत दिमाग यूज करते हैं। वो एक्चुअली जोकर कार्ड को अलग से निकाल देते हैं, और जैसे ही धीरे धीरे सामने वाले प्लेयर कार्ड्स को पिक करने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, रियूजी ने जोकर का कार्ड जो अलग से निकाला हुआ था वो उनके हाथ की तरफ कर देते हैं। इससे एक सेकंड में सामने वाले के दिमाग में यही बात आती है कि अच्छा ये चाहता है कि मैं ये कार्ड लूं, यानी ये कार्ड तो सेफ होगा ही नहीं। तो वो फटाक से दूसरा कार्ड ले लेते हैं और उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। वेल दिमाग में भी और रियल लाइफ में भी, और वो भी वहां पर जान से मारे जाते हैं। रियूजी बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे थे, उनकी जान में जान आती है कि वो जिंदा बच गए। लेकिन तभी वहां बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। उस बिल्डिंग में लाइट फ्लिकर करने लगती है। वो साइड में पड़े हुए इंसान, वो डेड बॉडीज एक एक फ्लिकर के साथ गायब हो रही हैं, वापस आ रही हैं, गायब हो रही हैं, वापस आ रही हैं। और जो सामने जो गेम मास्टर थे उनका चेहरा बदलकर बांदा में कन्वर्ट हो जाता है, और बांदा कहते हैं कि आपका स्वागत है
बॉर्डरलैंड के अंदर। और तब शुरुआत होती है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की। बहुत क्रेजी स्टार्ट दिया गया है अभी सीरीज को। वहीं उसागी कहीं रात को जंगलों के अंदर घूमने लग रही हैं। तभी उनकी नजर एक शख्सियत पर पड़ती है जो कि किसी क्लिफ के ऊपर खड़े हुए थे। तभी उसागी पीछे से चिल्लाती है पापा। वो शख्सियत उनको मुड़कर देखते हैं मगर कुछ बोलते नहीं और एकदम उस क्लिफ से छलांग लगा जाते हैं। ये देख के उसागी चिल्लाती है, डर जाती है, लेकिन तभी उनकी आंख उनके बेड पर खुलती है। वेल ये हमें भी पता था कि सीजन 1 में ही उनके पिताजी मारे गए थे, तो अभी उनका होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आरिसू उनसे पूछते हैं कि उसागी तुम ठीक तो हो? उसागी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे को पानी चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन आरिसू इस बात से काफी चिंतित थे। वहीं सुबह उसागी किसी पेपर वर्क पे साइन कर रही है, तो आरिसू मस्त ब्रश करते हुए बाहर आते हैं कि कहते हैं कि एटलीस्ट हमें सोच तो लेना चाहिए एक बार अपार्टमेंट लेने से पहले। लेकिन उसागी कहती है कि हमें उसके लिए पहले पैसे बचाने होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे एक्चुअली अपनी वेडिंग रिंग के ऊपर ही खर्च कर दिए। वो काफी हंसी मजाक करते हैं और वहीं पे उसागी को एक पेन मिलता है और वो कहती है कि पेन बहुत अच्छा है। तो आरिसू कहते हैं कि मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया था, मेरे को अच्छा लगा, तुम्हें ये कलर पसंद आया, तुम इसे रख सकती हो। वेल उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए घर से निकल जाती हैं। वहीं पुलिस को मालूम पड़ जाता है कि पिछली रात एक बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पाई गई। वो उसको मास सुसाइड का नाम देते हैं। वहीं उसागी पहुंच जाती है जहाँ वो काम करती है और पता लगता है कि वो एक्चुअली ऐसे ही किसी शॉप में काम करती है जहाँ रॉक क्लाइंबर्स अपने काम का सामान लेते हैं। वहीं आरिसू जहाँ काम करते हैं वो एक काउंसलिंग सेंटर है। वो अपना पेपर वर्क कर रहे थे और तभी वो अपने नए क्लाइंट से मिलने जाते हैं और तभी स्क्रीन पे एंट्री होती है एन की। आरिसू एन को देखकर कहीं से भी शॉक नहीं थे, लेकिन एन जैसे ही आरिसू को देखती है मानो उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आरिसू उनको रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक चाय कुछ भी ले सकती हैं, लेकिन वो कुछ लेती नहीं, जबकि एक जवाब देती हैं। वो कहती हैं आरिसू मैं तुम्हें जानती हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन आरिसू को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं उसागी जब अपने काम से घर जा रही थी तो उनकी नजर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है। वो उस बिल्डिंग में चली जाती हैं और ये वही सीन था जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। उनको एक्चुअली ग्लिम्स दिखने लगते हैं कैसे वहाँ लोग मरे हुए हैं, डेड बॉडीज बिखरी हुई हैं, क्योंकि ये जगह और कोई नहीं, ये जगह सेम वो ही है जो बॉर्डरलैंड के अंदर द बीच के नाम से फेमस थी, जहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स रहा करते थे, जहाँ विच गेम खेला गया, जहाँ बहुत से लोगों की जान ली गई। ये कोई सपना नहीं था, मानो उनको हकीकत में अपनी आंखों के सामने सब दिख रहा था। वहीं एन उनको बताती है कि जिस जगह हम मिले आरिसू वो एक एक्चुअल जगह है, वो एग्जिस्ट करती है मगर इस दुनिया में नहीं। उस दुनिया में हमने गेम्स खेले हैं, हम मौत और जिंदगी से लड़े हैं, तुमने भी वहाँ गेम्स खेले हैं आरिसू, बस तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास डेफिनेटली वहाँ की यादें होंगी, बस तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर जोर देना होगा। लेकिन मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो सारी चीजें कर रही हूँ जिससे मैं उस जगह पर वापस जा सकूँ। और एक्चुअली मेरे को एक ऐसा रास्ता मिल भी गया है जिससे मैं उस जगह पर जा सकती हूँ, और वो है एक दवाई। ये खास तरीके की दवाई है, लेकिन इससे पहले वो दवाई का जिक्र करती पीछे से दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक मेन साइकेट्रिस्ट आ जाती हैं। वहीं आंखों के सामने ये सब उसागी देखकर बहुत परेशान थी, उनके सर में दर्द होने लगता है और उनको चक्कर आने लगते हैं। सो वो एक सोफा पर बैठ जाती हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी फुटेज, जिस फुटेज के अंदर हम रियूजी को देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में इससे ज्यादा कोई कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं दिया गया। वहीं आरिसू अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पर आ जाते हैं। तभी उनको उसागी का फोन आता है। वो खुशी खुशी फोन उठाते हैं, पूछते हैं काम खत्म हो गया तुम्हारा, घर कब आ रही हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। आरिसू बार बार पूछ रहे हैं उसागी, हेलो उसागी, लेकिन तभी उसागी के रोने की आवाज आती है। ये सुन के आरिसू परेशान हो जाते हैं। वो बार बार पूछते हैं उसागी क्या हुआ, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो उसागी उसागी? लेकिन उसागी का कोई भी जवाब नहीं आता, वो बस रो रही हैं। दोनों के बीच में अगर कुछ है तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस। आरिसू को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसागी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्षण के बाद में एक ऐसी आवाज आती है जो सुन के आरिसू के होश उड़ जाते हैं। उन्हें आवाज आती है उसागी की। वो कहती है आरिसू मुझे माफ कर देना, और वो फोन कट जाता है। ये सुन के आरिसू बेचैन हो जाते हैं। वो वापस कॉल करते हैं, लेकिन अब कॉल नहीं लग रहा था, फोन नहीं उठाए जा रहे थे। अब पर्सनली मेरे को लगा कि उसागी रो रही है और कहती है आई एम सॉरी, और हम एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाई जाती है जब वो एक छत के ऊपर खड़ी हुई थी। तो इस पॉइंट पे मेरे को लिटरली लगा कि वो कहीं सुसाइड करने जा रही हैं ताकि वो वापस बॉर्डरलैंड पहुंच सकें। तभी आरिसू भागे भागे जाते हैं एक अपार्टमेंट के अंदर। वो अपार्टमेंट उसागी और उनके पिताजी का था, जहाँ पहले उसागी रहा करती, लेकिन वो अपार्टमेंट टोटली बंद पड़ा है और वहाँ कोई नहीं था। पूरी रात उस बेचैनी में निकल जाती है। अगले दिन आरिसू पहुंच जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। वो सारी बातें उनको बताते हैं, लेकिन पुलिस उनको बताती है कि सुरक्षा विभाग इस बारे में जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको संदिग्ध बताया जा सके। अब आरिसू परेशान है और वो कहते हैं कि सर वो काफी देर से किसी के साथ में कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं कि आरिसू हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, और अब लैपटॉप पे वही फुटेज दिखाई जाती है जो उसागी के टाइम पे थोड़ी वक्त पहले दिखाई गई थी। रियूजी और उसागी उसी होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं। पुलिस पूछती है तुम इस
शख्सियत को जानते हो ना? तो आरिसू कहते हैं कि हाँ मैं इनसे मिला था, क्या इन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया है? लेकिन अब पुलिस थोड़ा सा बेचैन थी। वो कहती है कि हमें नहीं लगता कि इन्होंने इनको किडनैप किया है, जबकि हमें लगता है कि तुम्हारी वाइफ के इनके साथ में कुछ तो संबंध चल रहा है। ये सुन के आरिसू बेचैन भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि उनकी वाइफ के ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हें आखिर पता भी कैसे नहीं है कि तुम्हारी वाइफ और ये एक होटल में मिलने वाले हैं, क्योंकि तभी उस फुटेज में वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। अब आरिसू परेशान और गुस्से में है। वो सीधा उस यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं मुझे प्रोफेसर के बारे में जानना है, वो लास्ट टाइम मेरी वाइफ के साथ में थे। तो वहाँ पर एक लेडी उनको बताती है कि एक्चुअली प्रोफेसर मात्सुयामा भी एब्सेंट चल रहे हैं। तभी वो उनको उनके ऑफिस में लेके जाती हैं। वो कहती हैं कि वो आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इवन वो कुछ ऐसे सेमिनार्स भी अटेंड करने लगे थे जो काइंड ऑफ इलीगल हैं। उनकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल तक जा रही थी, मानो पागलपन तक जाने लग रही थी। वो लेडी उनको कहती है कि वो रिसर्च तो करते हैं, मगर आज से पहले से बिन बताए उन्होंने छुट्टी तो कभी नहीं ली थी। तभी आरिसू को उनके टेबल के ऊपर एक SD कार्ड रखा हुआ मिलता है। साथ में ही उसागी की फाइल्स भी रखी हुई थी। वो SD कार्ड था एक इंटरव्यू का। जैसे उस SD कार्ड को लैपटॉप में चलाया जाता है तो उसागी बताती है कि उनको रोज रात को अजीब से सपने आते हैं। रियुजी पूछते हैं किस टाइप के सपने, लेकिन वो कहती है कि हर रात वो सपने में उनके डैड को देखती है। वो सेम सपना रोज आता है और वो उस क्लिफ से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। वो पूछते हैं कि आपके पिताजी और आपके बीच में कोई अनबन हुई थी, तो उसागी मना कर देती हैं। रियुजी कहते हैं कि हो सकता है तुम अपने पिताजी को कभी अलविदा नहीं बोल पाए, इस कारण से तुम परेशान हो। क्या कोई ऐसी और बात है जिसका तुम्हें पछतावा है और तुम बताना चाहती हो? लेकिन उसागी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। तो वो कहते हैं कि प्लीज स्ट्रेस मत लो। उसागी बताती है कि एक्चुअली ये बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो रियुजी पूछते हैं इवन अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं। और ये सुन के अब आरिसू परेशान रह जाते हैं कि उसागी मना कर देती हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मेरे को हॉस्पिटल में होश आया, मेरी जिंदगी बहुत फास्ट पेस पे चली गई। इंस्टेड की मैं स्टोरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाती, हमारी एकदम से शादी हो गई। और दैट्स व्हाई मैं अपने हस्बैंड को भी इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। अब ये सुन के आरिसू का दिल टूट जाता है कि उनकी वाइफ ही उनको पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहती। क्या वो उन पे भरोसा करती भी है? वो कहती है कि ये सब इतना जल्दी हो गया कि मैं शादी में कभी संभल ही नहीं पाई, लेकिन आज भी अपने पिताजी के साथ ही फंसी हुई हूँ। वो सारे सपने बिल्कुल हकीकत जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो अभी भी उस जगह पर जिंदा हैं। चाहे मुझे दर्द हो, चाहे मुझे आंसू आए, चाहे इवन मेरे को अपने पिताजी को मरता हुआ देखना पड़े, इवन ये एक नाइटमेयर भी है, पर वो उस जगह पर जिंदा है, तो मैं उस जगह पर जाना चाहूंगी। वहीं आरिसू ये सब सुनकर जब अपने घर जा रहे थे, उस टनल में एक रोशनी पड़ती है। तो वहाँ कोई शख्सियत नहीं थी, मगर तभी दूसरी रोशनी पड़ने पर वहाँ एक शख्सियत आ जाते हैं, और वो और कोई नहीं, बांदा ही थे। बांदा धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि आरिसू तुमने मेरी बहुत मदद करी, तुम्हारी मदद के कारण ही मेरे को उस जगह की सिटीजनशिप मिली। मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये बताओ आरिसू, क्या तुम्हें उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना? वेल कोई बात नहीं, तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा और तुम भी उस दुनिया में वापस लौट आओगे। तभी वो अपनी जेब में से कार्ड निकालते हैं और आरिसू की जेब में डाल देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारी बिलव्ड गर्लफ्रेंड वो भी उन गेम्स को खेल रही होगी। उस कार्ड के साथ ही वो कहते हैं चलो इन गेम्स को शुरू करें। तभी एक तेजी से रोशनी पड़ती है, आरिसू को क्लिप्स दिखते हैं बॉर्डरलैंड के, और तभी बांदा वहां से गायब हो जाते हैं। वेल बांदा इस पॉइंट पे एक्चुअली जोकर का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि मांगा में हमें दिखाया गया था कि जोकर एक्चुअली फेरीमैन का काम करते हैं, जो कि प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड से बॉर्डरलैंड तक लेके जाते हैं। और जैसे बांदा एक्चुअली आ रही है और गायब हो जा रहे हैं एक सेकंड में, तो वो डेफिनेटली फेरीमैन का ही काम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि हमें शायद विलन कोई और ही देखने को मिलेगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा, हर एक एपिसोड में सारी बातें करेंगे। तभी आरिसू परेशान हो जाते हैं कि बांदा एकदम से गायब भी कहाँ हो गए। वो अपनी जेब में से कार्ड निकालते हैं और वो कार्ड जोकर का ही था, जैसा मैंने वीडियोस में कहा था। तभी उनको एक कॉल आता है, वो कॉल हॉस्पिटल से था। वो भागे भागे जाते हैं, कहते हैं उसे कुछ हुआ तो नहीं। वो कहते हैं कि देखो वो कोमा में है, और अगर किसी वक्त भी उनको दिल का दौरा पड़ा तो ये बात अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी। वो मेन डॉक्टर से मिलते हैं, कहते हैं कि उनके ब्लड में किसी टाइप के तो ड्रग्स पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपकी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जस्ट एक हफ्ते की बात है, और शायद उनको भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वहीं आरिसू उसागी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनके लिए काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन तभी साइड वाले पर्दे को हटा दिया जाता है और वो कहते हैं कि ये शख्सियत भी हमें इन्हीं के साथ मिली थी और आप शायद इनको जानते ही हैं। जी हाँ, वो शख्सियत और कोई नहीं, रियुजी थे।
ये देख के आरिसू के जो फेशियल रिएक्शंस थे वो बहुत प्यारे थे। ये एक्सप्रेशन थे कि वो गुस्सा भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं, हैरान भी हैं, क्योंकि अब तक तो उन्हें यही लगता है कि उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है इस शख्सियत के साथ में। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस वक्त ये दोनों ही बेड पर लेटे हुए हैं और दोनों ही अपनी जिंदगी में होश में नहीं है। वहीं पुलिस आरिसू से कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको ले जाती है। आरिसू कहते हैं तो आप लोग मेरे को ये कहना चाह रहे हो कि मेरी वाइफ उस आदमी के साथ गई और ये भी उस मास सुसाइड में शामिल हो गए? पुलिस बताती है कि वो आदमी किसी टाइप के सेमिनार्स को अटेंड कर रहा था। पहले वो एक होटल में जाते हैं और फिर वहाँ से उन्हें सेमिनार के लिए ले जाया जाता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि हो सकता है आपकी वाइफ किसी हादसे का शिकार हो गई हो। अब ये बात सुनते आरिसू को गुस्सा आ जाता है कि यही तो बता रहा था उस वक्त मैं आपको कि वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो किसी मुसीबत में फंसी होगी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। वेल, इस गुस्से का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो बस इतना कहते हैं कि प्लीज आप एक बार अपनी वाइफ के सामान को देख लीजिए, अगर इसमें कुछ भी सस्पिशियस लगे तो बताना। वो पूरे सामान को निहारते हैं, इवन उसमें वो ग्रीन कलर का पेन भी था जो उसागी को बहुत पसंद आया था। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है एक कार्ड के ऊपर। उस कार्ड को उठाते हैं, पलट कर देखते हैं एंड हियर वी गो, वो एक जोकर कार्ड था। उस कार्ड को देखकर आरिसू को बहुत कुछ समझ आने लगता है, लेकिन उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन भी है। पुलिस उनसे पूछती है कि आपको कुछ भी याद आया, लेकिन आरिसू इस बारे में उनको कुछ नहीं बताना चाहते थे, तो वो मना कर देते हैं। तो पुलिस उनको बताती है कि मात्सुयामा के पास भी सेम कार्ड था। तभी उनको वो छोटे छोटे क्षण याद आने लगते हैं कि जब रियूजी मात्सुयामा ने उन्हें कहा था कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, इवन ऐसी बातें जिसपे आम लोग विश्वास नहीं करेंगे। और तभी उन्हें एन भी याद आ जाती है। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। उनके ऑफिस में पहुंचने से पहले उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि जमीन के ऊपर ट्रेन के साथ में खेल रहा था। वो उनके ऑफिस में जाते हैं और वो एन को बताते हैं कि देखिए मेरी वाइफ इस वक्त कोमा में है और वो साथ में प्रेग्नेंट भी है, किसी भी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ सकता है, मेरे पास समय नहीं है। और कोई शख्सियत थी जिसने मेरे को ये जोकर का कार्ड दिया है। तुमने भी मुझे उस दुनिया के बारे में बताया था कि हम वहाँ गेम्स खेले, लड़े और वहां से जीत कर जिंदा बचकर निकले। सेम ऐसी कुछ बातें उस आदमी ने भी मेरे से कही। हो सकता है वो मेरे बीवी और बच्चे को भी जबरदस्ती उस दुनिया में ले जाएं। मैं जानता हूँ ये सब चीजें सुनने में बहुत अजीब लग रही हैं, लेकिन अगर कोई भी जरिया है जिससे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज बताओ मेरे को, एन मेरी मदद करो। एन सिर्फ इतना कहती है, 2 मिनट। ये सुन के आरिसू कंफ्यूज थे, तो वो बताती हैं कि 2 मिनट। जब किसी इंसान की धड़कनें रुक जाती हैं तो वापस उन धड़कनों को शुरू करने के लिए 2 मिनट का समय होता है। यानी दिल की धड़कनों के रुकने के बाद से डेथ होने तक के बीच में 2 मिनट का समय होता है इंसान के पास में। और इसी 2 मिनट के बीच में वो इंसान बॉर्डरलैंड पहुंच जाता है। तो तुम्हारे पास 2 मिनट है आरिसू, जाओ और अपने बीवी बच्चों को बचा लाओ। लेकिन ये सुन के आरिसू बेचैन हो जाते हैं। 2 मिनट, ये सब मैं 2 मिनट में कैसे करूंगा? एन उनको बताती है कि लास्ट टाइम जब हम बॉर्डरलैंड में गए थे तो हमने वहां पर बहुत अच्छा खासा लंबा समय बिताया था, लेकिन वो लंबा समय इस दुनिया के 1 मिनट के बराबर था। और फिर से नेटफ्लिक्स ने मेरी बात को सच कर दिया। आई मीन ये सारी बातें मैंने वीडियो में बता दी थी आपको 4 महीने पहले। वो कहती है कि बेशक ये यहाँ के 2 मिनट हो, लेकिन वहाँ अनंत समय भी हो सकता है, ये लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है। लेकिन आरिसू पूछते हैं कि अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आया तो वो कहती हैं कि जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ मारे जाओगे। और प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को मैंने आज से पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है, और अगर तुम मारे गए तो इस चीज की जिम्मेदार मैं होंगी। लेकिन तभी आरिसू को एक कॉल आता है। वो बेचैनी में कॉल को उठाते हैं और वो कॉल था हॉस्पिटल से। उसागी को दिल का दौरा पड़ा था, यानी कि अब वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। अब वो समय था जो 2 मिनट थे। अब आरिसू कहते हैं कि अब मेरे को कोई परवाह नहीं है, अगर उसागी की जान बचाने के लिए मेरे को मरना भी पड़ा मैं मरूंगा। एन फटाफट से ड्रॉर खोलती हैं, उसमें से वो दवाई निकालती हैं और ड्रग सीधा उनके हाथों में इंजेक्ट कर देती हैं। वो पूछती हैं आरिसू कुछ हुआ? लेकिन अब आरिसू परेशान है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। आरिसू बेचैन है। वो फटाफट से घड़ी की तरफ देखते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो घड़ी की सुई हिल ही नहीं रही थी। वो घड़ी रुक गई थी। वो बेचैनी में कहते हैं ये घड़ी तो रुक। एन 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 कहाँ हो तुम? जी हाँ, उनकी आंखों के सामने सब रुक गया, सब गायब हो गया। वो उस रूम से बाहर निकलते हैं। जो बच्चा उस ट्रेन के साथ खेल रहा था वो भी नहीं है, कोई नहीं है, बस वो ट्रेन जमीन पे पड़ी हुई है। वो पूरा हॉस्पिटल, पूरी बिल्डिंग सब खाली है। वो धीरे धीरे एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं। एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था कि गेम सूरज ढलने पर शुरू होगा, जो यहाँ से 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। वेल, मैंने ये भी कहा था कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि आरिसू डेफिनेटली बॉर्डरलैंड में ऐसे पानी में डूबते हुए नहीं पहुंचेंगे। वो ब्रेक डाउन जाके जरूर देख लेना, बहुत कुछ बता दिया था मैंने उसमें। तो या वो फाइनली बॉर्डरलैंड में पहुंच चुके हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा है, इवन रात हो जाती है। और अभी भी गेम का एरिना 6 किलोमीटर दूर था। वो इतना लंबा सफर तय कर उस एरिना तक पहुंच जाते हैं। वो लाइटें उन्हें लीड करती हैं एक मंदिर की तरफ। जैसे उस दरवाजे पर पहुंचते हैं
वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर वो कदम रखते ही वो लेजर रेड से ब्लू हो जाती हैं। सभी प्लेयर्स उनको मुड़ के देखते हैं, दरवाजा उनकी पीठ पीछे बंद हो जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और गेम अब शुरू होती है। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 में क्या होगा वो जानने के लिए अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल ही आपको जानने को मिलेगा। रोज हर एक एपिसोड यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मजेदार लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।